एक कातिल को एक कत्ल करना था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कत्ल कैसे करे, क्योंकि वह एक परफेक्ट मर्डर करना चाहता था। इसके लिए उसने तमाम सीरियल्स देखे, नोवेल पढ़े, ओटीटी पर फिल्में देखीं, क्राइम से जुड़ी डॉक्यूमेंट्रीज और शोज देखे। उसने एक लंबा वक्त रिसर्च करने में बिताया और जब उसने ये सारी चीजें देख लीं, तब उसे एक आइडिया आया। अब उस आइडिया पर काम करने के लिए उसे हर फेज की प्लानिंग करनी थी, ए से लेकर जेड तक। इसके लिए उसने बाकायदा एक स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की, एक मर्डर की स्क्रिप्ट, एक परफेक्ट मर्डर की स्क्रिप्ट। और जब उसकी प्लानिंग पूरी हो गई तो उसने इस परफेक्ट मर्डर को अंजाम दिया। दरअसल घटना है 6 नवंबर 2018 की। राजस्थान के सीकर जिले के हाईवे के किनारे कुछ अनजान लोगों की नजर एक लाश पर पड़ी। पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मुआयना करने के बाद लाश को उठाकर अस्पताल ले गई। लाश की हालत देखकर पहली नजर में ही यह साफ हो गया था कि यह हत्या का मामला है। लेकिन कातिल तक पहुंचने के लिए पहले मृतक की पहचान करना जरूरी था। पुलिस ने पूरी कोशिश की, लेकिन न तो कपड़ों से कोई आईडी कार्ड मिला, न ही कोई ऐसा निशान जिससे उसकी पहचान हो सके। अब पुलिस ने मृतक की तस्वीरें निकाली, उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, पोस्टर निकाले, पर्चे बंटवाए और लाश को मुर्दा घर में रखवा दिया। उसके सभी सैंपल, विसरा, डीएनए, फिंगरप्रिंट्स ले लिए गए। तस्वीरें और वीडियोग्राफी कर ली गई। अब पुलिस बस इस इंतजार में थी कि कोई मृतक को पहचान ले और फिर कातिल तक पहुंचा जा सके। लेकिन वक्त बीतता गया, न मरने वाले का कोई पता चला, न ही मारने वाले का। सीकर पुलिस ने तमाम कोशिशें कर लीं। राजस्थान के साथ साथ आसपास के कई राज्यों में भी मृतक की तस्वीरें भेजी गईं, लेकिन किसी ने उसकी पहचान नहीं की। धीरे धीरे पुलिस इस केस को भुलाने लगी। पुलिस को लगा कि शायद यह कोई बाहरी व्यक्ति रहा होगा जो हाईवे से गुजर रहा था और उसकी हत्या कर लाश को यहीं फेंक दिया गया। न वह राजस्थान का होगा, न आसपास के किसी अन्य राज्य का। और जब लंबे समय तक कोई जानकारी नहीं मिली तो पुलिस ने आखिरी फैसला लिया। मृतक के सभी जरूरी सैंपल और डीएनए सुरक्षित रख लिए गए, ताकि भविष्य में अगर कोई जानकारी मिले तो उसकी पहचान की जा सके। लेकिन लाश को अनिश्चित समय तक मुर्दा घर में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए आखिरकार पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। पोस्टमार्टम पहले ही हो चुका था, तस्वीरें ली जा चुकी थीं और सभी सबूत पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद थे। सीकर पुलिस इस केस को लगभग भूल चुकी थी, लेकिन अचानक उत्तराखंड पुलिस की एक टीम राजस्थान के सीकर इलाके में पहुंची। 5-6 पुलिसकर्मियों की टीम एक गाड़ी में आई और सीधे थाने के कंपाउंड में रुकी। उन्होंने अपनी आईडी दिखाई और बताया कि वे देहरादून पुलिस से हैं और एक केस के सिलसिले में मदद चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि किस मामले में मदद चाहिए, तो उन्होंने एक तस्वीर निकाली और सीकर पुलिस को दिखाई। हम इस शख्स की तलाश कर रहे हैं। तस्वीर देखते ही सीकर पुलिस के एक अधिकारी की पुरानी यादें ताजा हो गईं। वह तुरंत तस्वीर को पहचान गया और बोला, साहब, इसे मैं जानता हूं। देहरादून पुलिस यह सुनकर खुश हो गई कि जिस आदमी की तलाश में वे सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर राजस्थान के सीकर तक पहुंचे थे, उसकी जानकारी उन्हें मिल सकती है। उन्होंने तुरंत पूछा, कहां है यह? तो सीकर पुलिस ने एक फाइलों का बंडल निकालकर देहरादून पुलिस के सामने रख दिया और कहा, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वह इसी फाइल में है, क्योंकि अब वह इस दुनिया में नहीं है। देहरादून पुलिस यह सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत पूछा कि साफ साफ बताओ क्या हुआ था। सीकर पुलिस ने बताया कि करीब 10 महीने पहले 6 नवंबर 2018 को सीकर हाईवे के पास एक लाश मिली थी। उन्होंने उस शव की पहचान करने की बहुत कोशिश की। आसपास के राज्यों तक तस्वीरें भेजी गईं, लेकिन कोई भी उसे पहचानने नहीं आया और कई महीनों तक कोई सुराग न मिलने पर पुलिस ने शव के जरूरी सैंपल और तस्वीरें सुरक्षित रखकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। जब देहरादून पुलिस ने वह फाइल देखी तो वे हैरान रह गए। तस्वीर उनके सामने थी। इसके बाद देहरादून पुलिस ने कुछ लोगों को सीकर बुलाया। जब वे लोग थाने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें तस्वीर दिखाई। यह लोग कोई और नहीं बल्कि उसी शख्स के रिश्तेदार थे, पहले लाश मिली थी। परिवार ने तस्वीर देखते ही रोना शुरू कर दिया और कहा, यह हमारा बेटा अजय है। परिवार ने बताया कि अजय को नशे की लत थी।
एक बार झगड़े में उससे एक हत्या हो गई थी। बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया। इस घटना के बाद परिवार और समाज में उनकी बदनामी हो गई। इसलिए परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया था और फिर कभी उसकी खोज खबर नहीं ली। बशर्ते वे नहीं जानते थे कि अजय अब इस दुनिया में नहीं है। देहरादून पुलिस के लिए यह चौंकाने वाला खुलासा था। जिस शख्स की तलाश में वे राजस्थान तक आए थे वह तो ने पहले मर चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस हत्या के मामले में अजय की तलाश हो रही थी वह कत्ल अजय की मौत के बाद हुआ था। यानी कोई मुर्दा किसी का कत्ल कैसे कर सकता है। इसलिए देहरादून पुलिस को समझ आ गया था कि इस केस में कुछ तो गड़बड़ है। वे वापस देहरादून लौटे और नए सिरे से हत्या की जांच शुरू की। और दोबारा जांच में जो कहानी सामने आई वह एक परफेक्ट मर्डर की स्क्रिप्ट थी। एक ऐसी स्क्रिप्ट जो 10 महीने से लिखी जा रही थी। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है अशोक और उसकी पत्नी कामना से। अशोक एक इंजीनियर था और एक कंपनी में काम करता था। उसकी नौकरी देहरादून में लगी थी, जबकि वह मूल रूप से किसी और शहर का रहने वाला था। देहरादून में अशोक किराए के मकान में रहता था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी को मोड़ दिया। हुआ यह कि अशोक जिस किराए के मकान में रहता था, इत्तेफाक से उसी जगह पर एक ब्यूटी पार्लर था जिसकी मालकिन एक लड़की थी, कामना। पड़ोसी होने के कारण अशोक और कामना के बीच अक्सर मुलाकात होती रही और वे प्यार में पड़ गए। और जब बात शादी तक पहुंची तो कामना के घर वालों ने एक शर्त रखी। अगर शादी करनी है तो कोर्ट मैरिज करनी होगी। उन्हें डर था कि आजकल के लड़के शादी के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन अशोक और कामना एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। इसलिए उन्होंने यह शर्त मान ली और परिवार की रजामंदी से शादी कर ली। शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा था। उनकी एक बेटी भी हुई, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ और ही होने वाला था, क्योंकि अशोक के बुआ का एक बेटा था, अजय। दोनों कजिन्स होने के साथ साथ बचपन से दोस्त भी थे। अजय पहले एक सामान्य लड़का था, लेकिन धीरे धीरे नशे की लत में पड़ गया। एक झगड़े के दौरान उसके हाथों एक हत्या हो गई। उसके माथे पर कातिल का ठप्पा लग गया, लेकिन वह जमानत पर बाहर आ गया। परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया। अब अजय के पास कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह देहरादून आ गया। अशोक ने उसे प्यार और दोस्ती के नाते अपने पास रखा और कहा, तू यहीं रह, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ समय बाद अशोक की शादी हो गई थी और वह कामना के साथ ही रहने लगा था। हालांकि अशोक ने उसके लिए एक अलग घर का इंतजाम कर रखा था। और हुआ यह कि शादी के बाद कामना अपना ब्यूटी पार्लर का बिजनेस फैलाना चाहती थी। इसी दौरान अशोक को भी कुछ अपना करने का मन हुआ। इस वजह से अशोक, कामना और अजय ने मिलकर लोन लिया। कुल कर्ज की राशि 70 लाख के करीब थी। इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा कामना के ब्यूटी पार्लर के नाम पर लिया गया था। अब यहीं से लोन लेने के बाद अशोक की जिंदगी में हलचल शुरू हुई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कामना का किसी और के साथ अफेयर है। अशोक को शक था कि यह अफेयर किसी और के साथ नहीं, बल्कि उसी बैंक एजेंट के साथ है जिसने लोन दिलाने में मदद की थी। क्योंकि वह एजेंट अक्सर उनके घर आता था, कभी कागजात के लिए, कभी दस्तावेजों की जांच के लिए। अशोक ने कई बार कामना को उससे बातें करते हुए देखा था। कई बार फोन पर भी लंबी बातचीत होती थी। यह सब देखकर अशोक के मन में कामना के चरित्र को लेकर शक बैठ गया। और जब अशोक ने कामना से इस बारे में बात की तो उसने सफाई दी कि जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अशोक का शक कम नहीं हुआ। अब पति पत्नी के बीच रोज झगड़े होने लगे। अशोक के मन में यह बात गहरी होती चली गई कि कामना उसे धोखा दे रही है। और धीरे धीरे अशोक का शक गुस्से और नफरत में बदलने लगा। इसी के चलते एक दिन अशोक ने सोचा कि क्या किया जाए, और तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया, कामना का कत्ल कर दो। क्योंकि उसने सोचा अगर कामना मर गई तो उसका बदला पूरा हो जाएगा, और जो लोन 70 लाख का था उसमें से 50 लाख तो कामना के नाम पर था। अगर कामना नहीं रही तो यह लोन कोई चुकाने वाला नहीं होगा, यानी सारी संपत्ति और बिजनेस उसी का हो जाएगा। यहां से अब अशोक के मन में एक खतरनाक साजिश जन्म ले चुकी थी, एक परफेक्ट मर्डर की योजना। अशोक के मन में कामना के खिलाफ गहरी नफरत भर चुकी थी। वह अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना चाहता था,
लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कत्ल कैसे किया जाए, क्योंकि वह कोई पेशेवर अपराधी नहीं था। उसने कभी कोई क्राइम नहीं किया था, लेकिन अब वह मजबूती से एक खतरनाक प्लान बनाने में जुट गया था। इसके लिए उसने बहुत सारी क्राइम मूवीज देखी, ओटीटी सीरीज और क्राइम शो बिंज वॉच किए, कई क्राइम नॉवेल्स पढ़े। उसे जितना भी आइडिया मिल सकता था उसने हर जगह से लिया और आखिरकार उसे एक परफेक्ट आइडिया मिल गया। अब उसे उस आइडिया पर सिर्फ अमल करना था। का मकसद सिर्फ कामना को मारना नहीं था, बल्कि उसका असली मकसद था कत्ल के बाद पुलिस किसी और को कातिल समझे, यानी एक ऐसा प्लान बनाना जिससे शक अशोक पर न जाए बल्कि किसी और पर जाए, जिसके लिए उसने हर स्टेज की डिटेल में प्लानिंग की। मनी हाइस्ट जैसी वेब सीरीज में प्रोफेसर जैसे सब कुछ पहले से तय करता था, वैसे ही अशोक भी खुद को एक प्रोफेसर मानकर हर स्टेप प्लान कर रहा था। इसी दौरान उसके दिमाग में पहला कैरेक्टर आया, जिसका नाम था अजय। उसके लिए अजय एक परफेक्ट बलि का बकरा था, क्योंकि अजय उसके बुआ का बेटा और बचपन का दोस्त था। लेकिन अब उसकी हालत बहुत खराब थी। वह नशे की लत में पड़ा हुआ था। वह पहले ही एक कत्ल कर चुका था और घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया था, इसलिए कोई उसकी खबर तक नहीं लेता था। यानी अगर अजय गायब हो जाए या मर भी जाए तो उसे ढूंढने वाला कोई नहीं था। वैसे अजय के घर वालों की यह सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उन्हें अजय के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, बल्कि प्यार से उसे सुधरने का एक मौका जरूर देना चाहिए था। गलती से उसके हाथों कत्ल होने के बाद शायद वह सुधर सकता था। खैर, अशोक को अब अपने प्लान का पहला मोहरा मिल गया था। अब अगला कदम था अजय को अपने जाल में फंसाना। इसलिए अशोक ने अजय से मेल जोल बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन वह अजय के पास गया और कहा, भाई, अब मेरी शादी हो गई है और आपको यहां खाना पीना अकेले मुश्किल होता होगा, इसलिए कुछ दिन मेरे घर रह ले। अजय पहले तो हिचकिचाया, लेकिन अशोक के जोर देने पर मान गया। अब अजय अशोक और कामना के घर रहने आ गया। अजय के घर आते ही कामना भड़क गई। कामना ने कहा, एक कातिल को घर लाने की क्या जरूरत थी? इसी बात को लेकर घर में रोज झगड़े होने लगे। लेकिन अशोक ने जबरदस्ती अजय को घर पर रोके रखा, क्योंकि यह सब उसकी साजिश का हिस्सा था। अब साजिश अगले फेज में जाने वाली थी और यहां पर अजय की जरूरत नहीं थी। इसीलिए अशोक ने अजय से कहा, अब तू अपने घर वापस चला जा, कामना को तुझसे दिक्कत हो रही है। अजय को लगा कि अशोक फिर भी उसका ध्यान रखेगा। यह बात अगस्त के पहले हफ्ते की थी। अजय घर से चला गया। अब अजय अलग था, अशोक अलग था और उसकी स्क्रिप्ट तैयार थी। अगस्त 2019 का चौथा हफ्ता आ चुका था। 28 अगस्त को अशोक का जन्मदिन पड़ता था और इस बार बर्थडे सेलिब्रेट करने के बजाय वह एक खौफनाक खेल खेलने वाला था, एक परफेक्ट मर्डर। अब अशोक के बर्थडे की तारीख आ गई थी। उसने इस मौके को अपने प्लान के अगले फेज के लिए चुना था। अब अशोक ने अजय के अलावा अपने 3 खास दोस्तों को बुलाया और 5 लोग एक साथ मिलकर बर्थडे पार्टी कर रहे थे। रात गहराने लगी, शराब का दौर तेज हो गया। अचानक अशोक ने अजय से कहा, तू बहुत इधर उधर भटक चुका है और यह सब मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरी बीवी ने तुझे घर से निकाल दिया, लेकिन मैं तेरे लिए एक अच्छी नौकरी का इंतजाम कर चुका हूं। राजस्थान के सीकर में एक अच्छी नौकरी है, मैंने बात कर ली है। तू वहां चला जा, 2 दिन बाद ज्वाइन कर ले। अगर पसंद ना आए तो बता देना, मैं वापस बुला लूंगा। क्योंकि अजय पहले से ही कई बार नौकरी ढूंढ चुका था, लेकिन उसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड उसकी राह में रोड़ा बन रहा था। इसलिए अब जब अशोक ने खुद नौकरी का इंतजाम किया था तो वह बेहद खुश हो गया। अशोक ने कहा, आज ही निकल जा, मेरे दोस्त भी राजस्थान की तरफ जा रहे हैं, ये तुझे ड्रॉप कर देंगे। अजय को और क्या चाहिए था? वह गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी देहरादून से सीकर की ओर रवाना हो गई। अजय को पार्टी के दौरान जमकर शराब पिलाई गई थी, लेकिन यह सिर्फ नशे के लिए नहीं था। उसकी ड्रिंक में नशीला पदार्थ भी मिला दिया गया था और रास्ते में जैसे ही वह पूरी तरह बेसुध हुआ, तीनों दोस्तों ने उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। फिर गला घोंटकर उसे मार डाला। उसकी लाश को सीकर के हाईवे के किनारे फेंक दिया गया, इस तरह कि उसकी पहचान न हो सके। फिर अशोक के दोस्त वापस लौट आए। उन्होंने अशोक को सूचना दी कि काम हो गया है। अब अशोक का प्लान का दूसरा फेज भी पूरा हो चुका था।
अब सिर्फ बाकी था इस परफेक्ट क्राइम का मास्टर प्लान। असल में अशोक की पूरी स्क्रिप्ट यही थी। पहले एक फर्जी कातिल तैयार करो, फिर जिसका कत्ल करना है उससे विवाद कराओ, और फिर असली कत्ल से पहले उस फर्जी कातिल को मार दो। जब असली कत्ल हो तो पुलिस उसी फर्जी कातिल को ढूंढे। 29 अगस्त 2019 असली कत्ल की रात थी। अब अगला कदम था कामना का कत्ल। रात 11:30 देहरादून पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल जाता है कि घर में शूट आउट हुआ है। पुलिस तेजी से मौके पर पहुंचती है। वहां सामने का दृश्य भयानक था। बेड पर कामना की लाश पड़ी थी। उसके सिर में गोली मारी गई थी। उसकी छोटी बच्ची बेड पर सोई हुई थी। अशोक दूसरे कमरे में पड़ा था। गोली उसके पेट के पास लगी थी, लेकिन घातक नहीं थी। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, क्योंकि कामना मर चुकी थी। बच्ची कुछ बता नहीं सकती थी, इसलिए विटनेस सिर्फ अशोक ही था। अशोक ने पुलिस के सामने अपना बयान दिया। उसने बताया, रात के 11:30 थे। हम खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक अजय घर में घुस आया। वह गुस्से में था क्योंकि मेरी बीवी ने उसे घर से निकाल दिया था। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाभी ने उसे बेइज्जत किया, इसलिए उसने कामना को गोली मार दी। जब मैंने आवाज सुनी तो मैं किचन से भागकर आया, लेकिन अजय ने मुझ पर भी गोली चलाई। मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन गोली मेरे पेट के पास लगी। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। बयान लेने के बाद पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। शुरुआती जांच में यह साफ हो गया कि अजय लंबे समय तक अशोक के घर में रह रहा था। कामना के घर वालों से पूछताछ में पता चला कि उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि अजय उनके घर में रहे, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही कत्ल का इल्जाम था। इन बयानों से पुलिस को भी यही कहानी सटीक लगी कि अजय ही असली कातिल था, जिसने कामना की हत्या कर दी और अशोक पर भी हमला किया। अब देहरादून पुलिस अजय की तलाश में जुट गई। पुलिस को उम्मीद थी कि अजय भागकर कहीं छिप गया होगा, लेकिन हर जगह तलाश करने के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था और कोई ऐसा गवाह नहीं मिला जिसने उसे कत्ल के बाद देखा हो। कई हफ्ते बीत गए, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। धीरे धीरे पुलिस को एहसास हुआ कि शायद वे गलत दिशा में भटक रहे हैं और उन्हें जानबूझकर गुमराह किया जा रहा है। पुलिस ने इस केस को नए सिरे से देखने का फैसला किया। उन्होंने अशोक के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया और कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले। जांच में पता चला कि अशोक की अजय से लगातार बात होती थी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ नंबर ऐसे थे जिनसे वह बार बार संपर्क कर रहा था। पुलिस को खास तौर पर 3 ऐसे नंबर मिले जिनसे अशोक ने सबसे ज्यादा बातचीत की थी, खासकर उस दिन जब अजय को घर से निकाला गया था और जिस रात कामना की हत्या हुई थी। और जब उन नंबरों के बारे में अशोक से पूछा गया तो उसने बताया कि ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। पुलिस ने भी सोचा शायद वह सही बोल रहा है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मर्डर के बाद इन तीनों नंबरों से अशोक को एक भी कॉल नहीं आई। आमतौर पर दोस्त ऐसे समय में शोक व्यक्त करने के लिए कॉल करते हैं या मिलने आते हैं, लेकिन ये तीनों पूरी तरह गायब थे। इससे पुलिस का शक गहरा हो गया। पुलिस ने इन 3 नंबरों को ट्रैक किया और उनमें से 2 लोगों को पकड़ लिया। जब उनसे अलग अलग पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद कोई कत्ल नहीं किया, बल्कि अशोक ने उन्हें अजय को मारने के लिए कहा था। यह सुनकर पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि वे तो कामना के मर्डर की जांच कर रहे थे, लेकिन अब मामला अजय के मर्डर तक जा पहुंचा था। पुलिस को अब समझ में आया कि यह पूरा मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था, बल्कि 2 कत्लों की एक सुनियोजित साजिश थी। तीसरे दोस्त को भी ट्रैक कर लिया गया और उसके बयान के बाद पुलिस को पूरा सच समझ में आ गया। अब अशोक को तीनों दोस्तों के सामने बिठाया गया और सख्ती से पूछताछ की गई। आखिरकार अशोक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने पहले से ही पूरा प्लान बना रखा था। अशोक का मकसद सिर्फ अपनी बीवी कामना की हत्या करना था, लेकिन वह यह भी चाहता था कि पुलिस किसी और को कातिल माने। इसलिए उसने पहले उस शख्स का कत्ल करवाया जिसे पुलिस सबसे बड़ा संदिग्ध मान सकती थी। अजय को अपने जाल में फंसाने के लिए उसने उसे नौकरी का लालच दिया, गाड़ी में बैठाया और फिर अपने दोस्तों की मदद से उसे रास्ते से हटा दिया। इसके बाद उसने कामना को मारा और पुलिस को अजय की तलाश में उलझा दिया। जैसे ही अशोक की साजिश का पर्दाफाश हुआ,
देहरादून पुलिस ने तुरंत सीकर जाकर अजय की लाश की पहचान की। इसके बाद अशोक और उसके तीनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। अशोक का परफेक्ट मर्डर प्लान पूरी तरह नाकाम हो चुका था। अशोक और उसके तीनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर दोहरे हत्याकांड का मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल सभी जेल में हैं और ट्रायल चल रहा है। मुकदमे का फैसला अभी नहीं आया है, लेकिन जब भी आएगा उसकी जानकारी जरूर शेयर करूंगा। विश्वास, समझदारी और धैर्य से रिश्तों को सुलझाएं, न कि गुस्से और अपराध की राह चुनें। अपराध कितना भी सोचा समझा क्यों न हो, एक दिन सच सामने आ ही जाता है। इसलिए सही रास्ते पर चलें और जीवन को प्रेम और ईमानदारी से जिएं। इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।